हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर और आज पढ़ने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट एक मोस्ट टाइमपी क्वेश्चन, दैट इज ओस्टवाल्ड विधि, नाइट्रिक अम्ल निर्माण का ओस्टवाल्ड विधि। उसके साथ साथ हम बहुत चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं आज, मोस्ट टाइमपी एमपी क्वेश्चन कुछ करने जा रहे हैं। ठीक है, आपका एक्वारिजिया, ठीक है, कि वो लोग जो साफ करने आते हैं ना, क्या साफ करने आते हैं यार? सोना चांदी धुलवा लो, साफ करा लो, देखे होंगे। तो उन लोग आपके गहने को कैसे साफ करते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। ठीक है, मतलब चोरी किया जाता है, वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आज के चैप्टर में हम बताएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे क्या चीज़, डायनामाइट निर्माण। तो कुछ पढ़ने जा रहे हैं, बढ़िया चीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। और इसके पहले अगर आप हैबर निर्माण नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उसको भी डेफिनेटली देखें, मोस्ट टाइम पे है। ठीक है, ओस्टवाल्ड विधि, ठीक है। इससे पहले जस्ट हमने पढ़ रखा है क्या चीज, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि। ठीक है, उसका एक जो है रासायनिक गुण से ही हम लोग इसको निर्माण करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है डियर स्टूडेंट, मैं एक चित्र बना रहा हूं, देखिएगा कैसे बनाना है, बहुत बढ़िया है, मजा आता है। इधर देखिए, कुछ इस प्रकार आपको एक चित्र बनाना पड़ेगा। कुछ ज्यादा ही दूर जा रहा है ये। स्तंभ आपको दिख रहे हैं सबको अच्छे से? क्या है, कैसे बनता है, पूरा सब कुछ समझ में आएगा। थोड़ा सा देखो और सुनो और समझो, ठीक है। कुछ इस प्रकार आपको चित्र बनाने हैं, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इस प्रकार, ठीक है। आप यहां से या फिर इधर से नल बना दीजिए एक ठो, जहां से आपको नाइट्रिक अम्ल प्राप्त कर सके। इस प्रकार यहां मिल जाता है हमको क्या चीज, नाइट्रिक अम्ल मिल जाता है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। अब क्या है, इधर सुनिए, यह है प्लेटिनियम की पत्ती, प्लेटिनियम की पत्ती या जाली, प्लेटिनियम की जाली। और यहां से प्रवेश कराया जाता है डियर स्टूडेंट्स क्या चीज, NH3 अमोनिया प्लस वायु का 1:8 भाग आयतन जो है यहां से प्रवेश कराया जाता है। बताता हूं आपको, पूरा चीजों को बताता हूं, आराम से, टेंशन ना लें, धैर्य रखें, कीप पेशेंस। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड 2NO प्लस 2O एंड इट्स गॉन टू NO2। ठीक है, यहाँ फिर इधर आप लोग थोड़ा बढ़िया बनाइएगा, बड़ा बनाइएगा। मैं क्या है ना, इधर रासायनिक अभिक्रिया वगैरह वगैरह के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ देता हूँ, इसलिए थोड़ा सा ना चित्र आपको शायद अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, नहीं तो इतना बेहतरीन चित्र बनता है, मज़ा आ जाता है। फुल ब्लैक बोर्ड में बनाऊंगा, जबरदस्त दिखेगा। ठीक है,
यहाँ रहता है हमारा डियर स्टूडेंट, ये होता है जल। क्या होता है? जल। ये जो दिख रहा है ना, यहाँ से जल का फव्वारा, ये क्या है? बौछार कराता है जल का। और इधर से क्या गैस जा रही है हमारी? इधर से गैस जा रही है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, इधर जा रही है। ये देखो ना, अब बनाते नहीं बन रहा मुझे यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअल में क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है जो यहाँ से प्रवेश करती है। आप लोग बनाइएगा, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इधर भेजेंगे, इधर, है ना। और ये हमारा मिल जाता है नाइट्रिक अम्ल। यहाँ पे पात्र बनाएंगे बड़ा वाला, बढ़िया, साइड में अच्छा दिखना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के बराबर में होना चाहिए। मैं इसको नीचे बना दिया हूँ, इसको बराबर में होना चाहिए एक्चुअल में, ठीक है। और यह है हमारा अवशोषक स्तंभ। क्या है? अवशोषक स्तंभ। इसको क्या बोलते हैं? अवशोषक स्तंभ। यह है अवशोषक स्तंभ। और यह है हमारा क्या चीज? बोल दीजिए, ऑक्सीकारक स्तंभ। ऑक्सीकारक स्तंभ, ठीक है। ये ऑक्सीकारक स्तंभ है और दूसरा क्या है? अवशोषक स्तंभ है। अब सुनिए क्या है इसका थ्योरी, क्या है, सुनो, सुनते बस जाना, लिखते जाना वैसे। नाइट्रिक अम्ल को सोरे का तेजाब भी कहते हैं या तीव्र जल भी कहते हैं। क्या जल कहते हैं? तीव्र जल। रीजन क्या है? एक छोटा सा कहानी सुना रहा हूं मैं आपको। कहानी नहीं है, रियलिटी है, आप बीती है। जब मैं क्लास 12 में था ना, तो काफी प्रैक्टिकल करते थे। प्रैक्टिकल क्या करते थे? मस्ती करते थे, मस्ती करते थे, मजाक नहीं, ठीक है। तो जो नाइट्रिक अम्ल जो होता है ना, वो पानी के जैसा दिखता है। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा डाइल्यूट आपका कंसंट्रेट होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल चाशनी जैसा दिखता है, ठीक है। तो पता था कि ये नाइट्रिक अम्ल है, ऐसी बात नहीं है, पता था। ठीक है। अब लोग परख नली में किसी भी केमिकल को लेकर के और डाल के देखो, किसी का पता चलता था परख नली पकड़े हैं, ऊपर में परख नली का छोटा सा कांच बचा हुआ है, नीचे का तो पूरा टूट ही गया। रीजन क्या था? भैया उसमें कई ठो उसमें उत्सर्जित होता है, फट जाएगा, टूट जाएगा। कई बार होता था ऐसा, ठीक है। कई बार डालते थे तो पूरा बाहर निकल जाता था, ठीक है। दूसरा केमिकल मिला है तो पूरा बाहर निकल जाता था। क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब ही नहीं है हम लोगों को, ठीक है। सोडियम का टुकड़ा काटो, पानी में फेंको, फटता था, ठीक है। तो ऐसा टाइप का प्रैक्टिकल भी किए। ऐसा नहीं है, पढ़ाई में भी बहुत इंटरेस्टेड थे, बहुत ज़्यादा पढ़ाई किए, मेहनत किए थे, प्रैक्टिकल भी एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से किए थे। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि जब तक आपके अंदर उत्साह ना हो और जिज्ञासा ना हो, जिज्ञासा होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। अगर जिज्ञासा बस है, उत्साह नहीं है, तब भी आप नहीं पढ़ सकते। और उत्साह बस है, जिज्ञासा नहीं है, तब भी नहीं पढ़ सकते। ये उत्साह और जिज्ञासा क्या है? जिज्ञासा जानने की इच्छा, उत्साह मजा आना चाहिए उस चीज में। तो मजा भी आना चाहिए और जानने की इच्छा भी होना चाहिए, तब जाकर के आप क्या करते हो? पढ़ाई मजे के साथ करते हो। तो हम लोग करते थे ना, तो जिज्ञासा उत्पन्न होती थी, अरे क्या होगा देखते हैं, चलो क्या होगा देखते हैं, ठीक है। मजा आता था, तो उसको हम लोग करते थे, बार बार करते थे, प्रैक्टिकल करते थे, ठीक है। तो वह एक्चुअल में ये था कि नाइट्रिक अम्ल मेरे जो है अंगूठा पे गिर गया था, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल तो अंगूठा पूरा पीला पड़ गया था, मेरे कपड़े पे गिर गया था, पैंट पे वगैरह पे गिर गया था, पीला पड़ गया था अंगूठे पे ना, पूरा पीला पड़ गया था, ठीक है। और कई महीनों तक रहा वो। अंगूठा निकलने के साथ जो है वो जो है बाहर निकला, ठीक है। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल सेफ्टी और सिक्योरिटी, मतलब थोड़ा सेफ्टी रखेंगे जब भी आप प्रैक्टिकल लैब में जाते हैं या करते हैं, तो थोड़ा सी चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है, तब मज़ा आएगा, ठीक है। जिज्ञासा के साथ ऐसा कुछ ना करें, ग्लव्स लगाए रखें, ग्लव्स लगाए रखें, थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखें, अनावश्यक किसी भी केमिकल को ना डालें, ठीक है। एक बार कम से कम पूछ लें क्योंकि ज़रूरी है यार, है ना। सोरे का तेजाब, तेजाब क्या कहते हैं इसको? सोरे का तेजाब। नाइट्रिक अम्ल को क्या बोलते हैं? सोरे का तेजाब, सोरे का तेजाब या तीव्र जल कहते हैं। तेजाब, तेजाब तो सुने होंगे ना, यही है। तो तीव्र जल भी कहते हैं इस चीज को, ठीक है। तो ओस्टवाल्ड नाइट्रिक अम्ल को सोरे का तेजाब एवं तीव्र जल भी कहा जाता है। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा, प्रक्रम द्वारा नाइट्रिक अम्ल निर्माण करने के हेतु, नाइट्रिक अम्ल निर्माण करने हेतु 1:8 आयतन पर अमोनिया और वायु को प्लेटिनियम की जाली पर प्रवाहित करते हैं। लगभग 800 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। कितना पर? 800 एटीएम प्रेशर पर। याद रखिएगा इस चीज को ना, ये डाटा बहुत जरूरी रहता है, डाटा बहुत जरूरी रहता है। तो 800 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर प्लेटिनियम की जाली पर प्रवाहित करते हैं,
ठीक है, प्रवाहित करते हैं, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है डियर स्टूडेंट? नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। अभी मैं आपको पूरा रासायनिक अभिक्रिया लिख के दिखाऊंगा। तो जब इसको प्रवाहित किया जाता है तो हमको क्या मिलता है? नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है। ये नहीं है, करा के दिखाऊंगा, अभी थ्योरी लिखा रहा हूं। तो प्रवाहित करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। इस नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीकारक स्तंभ में, ऑक्सीकारक कक्ष में या ऑक्सीकारक स्तंभ में भेज दिया जाता है, जहां वायु से ऑक्सीकृत होकर के ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषक स्तंभ में भेजा जाता है, जहां अवशोषक स्तंभ के ऊपरी भाग से पानी का फव्वारा डाला जाता है। ठीक है, ये गोल गोल जो दिख रहे हैं वो क्या है सर बोल दोगे? तो वो जो है उसके अशुद्धियां रहती है उसको अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी पे काम करता है। ये स्तंभ किस पर काम करता है? क्रोमेटोग्राफी पर काम करता है। तो यहां क्या होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है आपका किस चीज से? जल से क्रिया करके डियर स्टूडेंट HNO3 बना लेता है। ठीक है, संतुलित करेंगे उस चीजों को, रासायनिक अभिक्रिया को। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है नाइट्रिक अम्ल हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार आपको इसका क्या लिखना है? थ्योरी लिखना है। अब चलिए देखते हैं इसका रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले ये देखिए क्या होता है। सबसे पहले आपका अमोनिया और ऑक्सीजन वायु को प्रवाहित किया जाता है प्लेटिनियम के जाली पर। ठीक है, प्लेटिनियम के जाली पर तो हमें मिलता है नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये जो होता है वो होता है 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर। अरे सॉरी यार, ये 800 एटमॉस्फेरिक नहीं है, एटीएम नहीं है, ये डिग्री सेल्सियस ताप रहता है। ठीक है, मैं धोखा से आप लिख दिया यहाँ पे। तो ये हो जाता है डियर स्टूडेंट, ये क्या बन जाएगा? ये देखिए आप 4 × 12 तो 6H2O जल बनेगा प्लस। ठीक है, ये तो 6 यूज हो गया, 4 बच गया, तो ये बन जाएगा हमारा 4NO, नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। इस नाइट्रिक ऑक्साइड को 90% नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, ये भी लिख सकते हो आप। कितना परसेंट? 90% हमारा क्या बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। तो उस नाइट्रिक ऑक्साइड को हम लोग ऑक्सीकारक, ये जिस स्तंभ में होता है उसको कहते हैं दहन। अगर आप इसको A नाम दे देना, इसको B नाम दे देना, इसको C नाम दे देना, और नीचे में लिख दीजिएगा। यहाँ तो खैर मैं लिखा हूं, अगर आप नीचे में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। A क्या है? दहन कक्ष है, दहन कक्ष। B क्या है? ऑक्सीकारक कक्ष है। और C क्या बताया था आपको? C जो है अवशोषक कक्ष है। तो यहां क्या होगा? 90% नाइट्रिक ऑक्साइड को हम लोग भेज देते हैं ऑक्सीकारक स्तंभ में, जहां इसका ऑक्सीकरण होता है और ये बन जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो बना हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं? अवशोषक स्तंभ में भेज देते हैं, जहां जल के साथ क्रिया करता है। और जल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? ये देखिए NHNO3 नाइट्रिक अम्ल, वो तो बनेगा ही बनेगा। तो इसके बाद जो बचा है उसको आप लिख दीजिए। तो एक H, एक N और O3, तो ऑक्सीजन है मेरा यहाँ पे टोटल 5 और 3 यूज हो चुका है। तो एक हाइड्रोजन बचा है, एक नाइट्रोजन बचा है और 2 हमारा ऑक्सीजन बचा है। एक्चुअल में ये है नाइट्रिक अम्ल और ये है आपका नाइट्रस अम्ल। नाइट्रिक अम्ल और ये क्या है? नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल। ठीक है, नाइट्रस अम्ल। एक ऑक्सीजन कम होता है तो अस लग जाता है, अस ऑक्सीकरण अंक एक कम होता है तो अस लग जाता है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरस अम्ल। ठीक है, तो ये हो जाता है नाइट्रस अम्ल। इस नाइट्रस अम्ल को पुनः हम किस में बदल सकते हैं? नाइट्रिक अम्ल में बदल सकते हैं। कैसे? ये देखिए, अब ये देखिए कैसे बनेगा। ये HNO3 प्लस 3 हाइड्रोजन है, 3 नाइट्रोजन है और 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है। 3 तो यहां यूज हो गया। एक H2O, 2H2O कैसे होगा यार? ये तो कम है। ये लीजिए, तीनों हाइड्रोजन यूज हो चुके हैं। ठीक है, 2 ऑक्सीजन बचा है और 2 नाइट्रोजन बचा है, 2NO। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो बनती है, फिर से नाइट्रिक ऑक्साइड जो बनती है, उसको हम लोग वापस से किस काम में यूज कर लेते हैं? आप चाहो तो यहां से एक निकाल करके यहां से वापस एक
ला सकते हो, एक पाइप बना सकते हो। तो उस नाइट्रोजन ऑक्साइड का यूज पुनः किस में हो जाता है, फिर से नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, फिर से जाकर के क्या बनेगा, नाइट्रिक अम्ल बनेगा। जो नाइट्रस अम्ल बनेगा वो फिर से वापस आएगा और फिर से जल बन रहा है, जल का उपयोग भी यहाँ पे हो रहा है। तो ये पूर्णतः इतना बेहतरीन अभिक्रिया है कि इसमें हमको मैक्सिमम क्या मिलता है, नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो ये हो जाता है पूरा नाइट्रिक अम्ल के बारे में इसका जो है निर्माण। अब देखते हैं नाइट्रिक अम्ल के गुण, आक्सीकारक गुण, ठीक है, और इसके उपयोग देख लेते हैं। भौतिक गुण, तो भौतिक गुण क्या है ये सुनिए। यह एक रंगहीन गंधहीन द्रव है जो जल में विलय होता है, जल में विलय होता है। त्वचा के संपर्क में आने पर त्वचा में जलन उत्पन्न करता है एवं त्वचा का रंग पीला पड़ जाता है। कैसा पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है, ठीक है। रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण में डियर पहला आ जाता है ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, ठीक है। तो ताप के प्रभाव से क्या होता है ये देखिए, HNO3 को जब गर्म कराते हैं, जब गर्म कराते हैं तो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस जल बनता है और प्लस ऑक्सीजन मुक्त करता है। अब इसको संतुलित कर लीजिए, थोड़ा सा बैलेंस कर लीजिए, ये 2 लगा दीजिए, बस हो गया संतुलित। 2 3 4, 3 दूनी 6, 2 नाइट्रोजन 3 दूनी 6, 4 2 6 2, ठीक है। इस प्रकार तो इसे गर्म करने पर क्या करता है, ऑक्सीजन मुक्त करता है। सबसे मेन उत्पाद क्या करता है, ऑक्सीजन मुक्त करता है। तो ये एक ऑक्सीकारक है। जो ऑक्सीजन मुक्त करता है वो ऑक्सीकारक, जो हाइड्रोजन मुक्त करता है वो अपचायक। समझ में आ रहा है, जो ऑक्सीजन मुक्त करता है वो ऑक्सीकारक होता है। तो इसका फिर ऑक्सीकरण गुण होता है बेहतरीन। सुनिए क्या होता है, ऑक्सीकरण गुण, गुण कैसे, ये देखिए आप, हम सबको पता है, लिखेंगे यहां पे ना ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकारक गुण लिख लो यार। ऑक्सीकारक गुण लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जब नाइट्रिक अम्ल को गर्म किया जाता है, जब नाइट्रिक अम्ल को गर्म किया जाता है तो यह नवजात ऑक्सीजन, क्या लिखेंगे, नवजात ऑक्सीजन, इसको नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं जी, पैदा हुआ नवजात ऑक्सीजन मुक्त करता है। इस नवजात ऑक्सीजन को कोई भी अन्य पदार्थ ग्रहण करके ऑक्सीकृत हो जाता है। अन्य पदार्थ इस ऑक्सीजन को ग्रहण करके क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीकृत या ऑक्सीकृत पदार्थ ऐसे लिख सकते हैं, ऑक्सीकृत हो जाता है। अतः नाइट्रिक अम्ल एक ऑक्सीकारक का कार्य करता है, इतना आपको लिखना है। जैसे कई बार पूछा जाता है, आता है हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड का जब हम नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म कराते हैं तो क्या होता है, यह हाइड्रोजन सल्फाइड का किस में बदलता है, ये देखो आप कैसे, ये देखिए। तो आपको पूरा लिखना पड़ता है, ये सबको पूरा लिखना पड़ता है, मतलब ये लिखना पड़ेगा आपको HNO3, ठीक है, 2NHO3, इसको रट्टा मार लो आप, कम से कम 5-7 ठोकर आने जा रहे हैं, ठीक है, और आ भी जाता है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं ट्रिक मतलब तरीका बताता हूँ, सब में ये क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कराना ही पड़ेगा, सब में। और हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये बदलता है, इस नवजात ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। किस चीज़ को, नवजात ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है डियर स्टूडेंट H2O प्लस SO2 में, H2O SO2 में। अब बोलोगे सर संतुलित नहीं है, तो संतुलित करना सीखो ना। कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, यहाँ एक ही है, तो एक काम करो, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करो दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना नवजात ऑक्सीजन मिलेगा, 3 मिलेगा भाई, 3 ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब 3 मिल गया, ठीक है। H2O और SO2 हो गया। तो इस प्रकार आपको जो है इसका ऑक्सीकारक गुण आता है। यदि नाइट्रिक अम्ल के ऑक्सीकारक गुण को समझाइए तो सबसे पहले आप यहीं से प्रारंभ करेंगे।
गर्म करने पर नवजात ऑक्सीजन मुक्त करता है, अतः यह एक अच्छा ऑक्सीकारक है। और उसके बाद ये फिर आप उदाहरण एग्जाम्पल देंगे। चलिए इसके और बहुत सारे हम लोग जो है ऑक्सीकारक गुण को देखते हैं। कार्बन का कार्बनिक अम्ल में, ठीक है, आपका सल्फर का सल्फ्यूरिक अम्ल में, आयोडीन का आयोडिक अम्ल में HiO3, ये देखते हैं कैसे बदला जाता है। तो कार्बन का कार्बनिक अम्ल में आपको नहीं दिख रहा है क्या जी? दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं, इतना तो दिखना ही चाहिए। कार्बन का किसमें? कार्बनिक अम्ल में। तो उसको बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमको पता है ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण हो रहा है तो नाइट्रिक अम्ल क्या है? ऑक्सीकारक है। तो सबसे पहले आपको क्या कराना पड़ेगा? ये कराना पड़ेगा। देखिए HNO3, मैं बोला ना आपको, इसको रट्टा मार लो और ये क्या बना लेगा? बता दीजिए जल्दी से। 2NO2 प्लस H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन बनता है कि नहीं बनता है? हो गया। अब एक स्टेप छोड़ दीजिएगा, और हमको पता है कार्बन किस में बदल रहा है? कार्बनिक अम्ल में। और इस नवजात ऑक्सीजन का उपयोग करेगा ये कार्बन जो है किस चीज का उपयोग करेगा? नवजात ऑक्सीजन का उपयोग करेगा। अब इसमें और किस चीज की जरूरत है? ये देखो आप, एक कार्बन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन अभी भी बचा हुआ है, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। तो 2 हाइड्रोजन के लिए आपको क्या कराना पड़ेगा? जल, H2 आ जाएगा, H2O जल के साथ। तो अब ये देखिए यहां अभी हमको अब और कितने ऑक्सीजन चाहिए? 1 2 3 है यहाँ पे, लेकिन हमारे यहाँ तो 2 है। तो एक काम करो ना भाई, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 करेंगे तो 2 1 3 हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, 1 कार्बन हो गया कि नहीं? तो यहाँ जब 2 का मल्टीप्लाई किए हो तो यहाँ भी हमारा कितना होना चाहिए? 2 ऑक्सीजन होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करें? दोनों पक्षों में फिर से हम क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरे में क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4HNO3। इसलिए मैं बोला था यहाँ एक स्टेप छोड़ के बनाइएगा। और ये कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4 NO2 और 2 यहाँ हो जाएगा 2H2O और 2 यहाँ हो जाएगा। समझ में आ गया? अब उस 2 ऑक्सीजन का उपयोग कौन कर रहा है? कार्बन कर रहा है और कार्बनिक अम्ल में बदल रहा है। क्लियर? इसमें और आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखो आप, सल्फर का सल्फ्यूरिक अम्ल में, ठीक है। तो वो बदलने के लिए मैं थोड़ा सा, इस जगह थोड़ा स्पेस कम है, चलिए मिटा दिया, ठीक है। सल्फर को हम किस में बदल रहे हैं? सल्फर का सल्फ्यूरिक अम्ल में, H2SO4 में। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पुनः इस वाले को रट्टा मान लीजिए, HNO3। ये गर्म करने पर हमारा देता है 2NO2 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन। इतना क्लियर है? अब एक स्टेप छोड़ दीजिए। अब देखिए सल्फर हमारा बदल रहा है किस चीज में? सल्फर बदल रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल में। और ये ग्रहण किसको करेगा? ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा, सीधी सी बात है, नवजात ऑक्सीजन को। भाई मैं क्या आपको बताया था? आपको अन्य पदार्थ, ऑक्सीजन, ऑक्सीकृत पदार्थ बताया था कि नहीं? तो ये अन्य पदार्थ है, ये ऑक्सीकृत है, इसका यूज करेगा तभी तो ऑक्सीकरण हो रहा है। और ये ऑक्सीकारक तभी होगा जब वो ऑक्सीजन मुक्त करेगा। अब क्या करें? सल्फर एक है, एक ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन की मुझे जरूरत है और 2 हाइड्रोजन की जरूरत है। तो 2 हाइड्रोजन कहां से मिल जाएगा? मुझे जल से मिल जाएगा। और साथ में एक एडिशनल मुझे ऑक्सीजन भी मिल गया। 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पे कितना का मल्टीप्लाई कर दीजिए? 3 का। 3 1 4, 1 सल्फर 2 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ हम क्या करेंगे? कितना का मल्टीप्लाई करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। पूरे में कितना का? 3 का। तो 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6 HNO3, ठीक है। गर्म करो, 3 दूनी 6 NO2 प्लस 3 H2O प्लस 3 ऑक्सीजन। ये क्लियर हो गया? इसी प्रकार आपको आयोडिक अम्ल का बनाना है। आयोडिक अम्ल का बनाना है तो आयोडिक अम्ल का बनाने के लिए हम क्या करेंगे? चलो इसको मैं मिटा देता हूं अभी। मतलब हमको आयोडीन को किस में बदलना है? आयोडिक अम्ल में बदलना है, इसमें। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? ये देखिए, फिर से पुनः वही रासायनिक अभिक्रिया। कौन सा? 2HNO2 3, ये मिलेगा 2HNO2 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन, मिल गया। वेरी गुड। अब मुझे बदलना है आयोडीन को आयोडिक अम्ल में। समझना चीज़ों को थोड़ा सा समझना, ठीक है। यहाँ मुझे ऑक्सीजन तो आसानी से मिल रहा है, मुझे जल भी यूज करना पड़ेगा तभी तो जाकर के हाइड्रोजन आएगा वहां। लेकिन यहाँ असंतुलित है, पूर्णतः असंतुलित है, ठीक है।
3 ऑक्सीजन है या 2 ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी संतुलित नहीं होगा। 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्यों, चूंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन हाइड्रोजन है कि नहीं है। तो आप इसको ऐसा मैनेज करो, कैसे मैनेज करो ये देखो, अगर मैं यहाँ 2 लगाऊंगा तो हाइड्रोजन संतुलित हो गया, लेकिन ऑक्सीजन बहुत अनकंफर्टेबल हो गया। अब आयोडीन भी अनकंफर्टेबल हो गया, हुआ कि नहीं। तो काफ़ी चीज़ें बदल जा रही है यार। 2 हो जाएगा, चलो ठीक है, 2 आयोडीन, 2 हाइड्रोजन और 1, अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर दूँ तो मुझे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, होगा कि नहीं। तो 2 ऑक्सीजन आ जाएगा, 3 दूनी 6 है, और यहाँ कितना है, 3 ही है, 3 है, मतलब यहाँ 5 करना पड़ेगा मुझे, 5 करना पड़ेगा, 5 1 6 हुआ कि नहीं हुआ, 5 1 6 हो गया, 5 1 6, 2 हाइड्रोजन और 2 आयोडीन। तो यहाँ मुझे 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना का, 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऐसा। तो 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी हो जाएगा 10, 10HNO3 हो गया, और ये मिल रहा है मुझे 5 दूनी 10 NO2 नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड, 5 H2O प्लस 5 ऑक्सीजन, हो गया नवजात ऑक्सीजन। अब इस 5 नवजात ऑक्सीजन का यूज ये कर लिया, अब देख लो तो थोड़ा संतुलित है कि नहीं है। 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 5 1 6, 3 दूनी 6, सही तो है यार। तो इस प्रकार से आप जो है क्या करते हैं, आक्सीकरण को, आक्सीकारक गुण को समझाते हैं, बताते हैं। चलिए थोड़ा सा और बच गया, फिर इसको आज कंप्लीट कर देते हैं हम लोग। HNO3 का धातु के साथ क्रिया, धातुओं से क्रिया, ठीक है। देखते हैं, चलिए धातुओं से क्रिया क्या। अच्छा एक चीज़ यार, थोड़ा सा शायद गलती हो गई, क्या गलती है सुनिए, कि आपको मैं यहाँ जो बना के दिखा रहा था ऑक्सीकरण, ओवरऑल रासायनिक अभिक्रिया नहीं लिख रहा था, है ना, आपको लिखना है कैसे, जिसकी अभी मैं बताया आपका, कार्बन का किस में बदल रहा था, ये सिंपल से ये देख लेते हैं, एक बस बता देता हूँ तो एकदम ईजी है, तो समझ में आ जाएगा आपको। सल्फर किस में बदल रहा था, सल्फर डाइऑक्साइड में बदल रहा था। तो कैसे बदल रहा था, सबको पता है, H2HNO3, ठीक है, ये गर्म करने पर हमको दे रहा था 2NO2 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन दे रहा था, ठीक है। और हमारा सल्फर जो है किस में बदल रहा था, सल्फर डाइऑक्साइड में। तो ये नवजात ऑक्सीजन को क्या कर रहा था, ग्रहण कर रहा था। तो 2 यहाँ पे नवजात ऑक्सीजन यूज कर रहे थे, तो 2 के लिए मैं यहाँ पे क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 4HNO3, ठीक है, 4NO2 प्लस 2H2O प्लस O2, 2O2, ठीक है। तो आपको इसको मैंने इसमें बदल दिया, 2 का मल्टीप्लाई करके इसको बदल दिया, मतलब इसका रोल खत्म है अब। तो इसका रोल खत्म है, इसका रोल खत्म कर देना, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है अब, क्योंकि इसमें मैंने 2 का मल्टीप्लाई करके अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें बदल दिया। इन दोनों में आपको ओवरऑल रिएक्शन लिखना है। तो ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, 2 ऑक्सीजन से 2 ऑक्सीजन कट गया कि नहीं, नवजात ऑक्सीजन से नवजात ऑक्सीजन, लेफ्ट से राइट काटना, ये इक्वल मान लीजिए, इसको इक्वल मान लीजिए, और लेफ्ट से राइट काटा जाता है। तो अब ओवरऑल अभिक्रिया क्या बच जाएगा, 4HNO3 प्लस सल्फर, ठीक है। अब इधर राइट हैंड साइड को लिखो, 4NO2 प्लस 2H2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस 2H2O, ये ओवरऑल रिएक्शन है, बस नहीं करना है। कई ठो में क्या होगा, इसके बाद वाले जिसके आयोडिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल वगैरह में ना, कार्बनिक अम्ल में आपका जल भी कटता है, क्योंकि यहाँ हम जल का यूज करते हैं, इधर भी जल रहता है, तो जल से जल भी कट जाता है, समझ में आ रहा है, और ऑक्सीजन से ऑक्सीजन भी कट जाता है। तो जो कटेगा उनको काटना, जो नहीं कटेगा उसको क्यों काटोगे। अब देखते हैं धातुओं से क्रिया। तो धातु मोस्टली हमारे 3 प्रकार के धातु होते हैं। कितने प्रकार के, 3। क्रियाशील धातु, मध्यम क्रियाशील धातु, और तीसरा होता है डियर स्टूडेंट अक्रिय धातु, अक्रियाशील धातु, ठीक है। तो क्रियाशील धातु मतलब जानते हो, सब समझते हो, सबसे अच्छा क्रियाशील धातु जो होता है, सबसे सर्वाधिक क्रियाशील धातु, वो हमारे लेफ्ट साइड में रहते हैं। आवर्त सारणी में किधर, मेरे राइट दिख रहा है आपको, लेकिन इधर लेफ्ट साइड में रहता है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सब क्रियाशील धातु है, सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु। और जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर चलते हैं ना, तो धातुओं के क्रियाशील में कमी होने लगती है, और वो इतना कमी होने लगती है कि वो अधातु और अधातु से, उपधातु और उपधातु से अधातु में बदल जाता है। तो क्रियाशील धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि से क्रिया करके, ये जो है कोई भी अम्ल जो है क्रिया करता है जब धातु से
क्रियाशील धातु से तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये 10वीं में पढ़े थे आप लोग। तो ये क्या होता है, पोटेशियम जैसी देख लेते हैं, सोडियम देख लेते हैं। सोडियम से जब आपका नाइट्रिक अम्ल क्रिया करता है HNO3, तो ये सोडियम नाइट्रेट बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम नाइट्रेट बनाता है, सोडियम नाइट्रेट बनाता है। अब थोड़ा सा बैलेंस कर लो यार, सोडियम इसके साथ क्रिया करता है तो अब ये हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा। ये देखिए, ये लीजिए, ठीक है। तो कुछ कुछ अनबैलेंस्ड है तो यहाँ 2 लगा दीजिए और यहाँ 2 लगा दीजिए। अब हो गया सोडियम नाइट्रेट। इसी प्रकार आप 2-3 और लिख सकते हो, जैसे कि मैग्नीशियम का लिख सकते हैं। पोटेशियम का तो सेम हो जाएगा, मैग्नीशियम में थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा। थोड़ा डिफरेंट कैसे आएगा, यहाँ जो है 2 नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि इसकी संयोजकता 2 होती है, तो सीधे सीधे मैग्नीशियम नाइट्रेट बन जाएगा, ठीक है। और प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया, गैस बन के फुर के उड़ गया। मध्यम क्रियाशील धातु के साथ क्या होता है बता रहा हूँ मैं आपको। मध्यम क्रियाशील धातु में आता है आपका, इसमें जैसे आता है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब पावरफुल धातु हैं। मध्यम क्रियाशील धातु में आता है आपका लेड हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया। ये सब क्या है, मध्यम क्रियाशील धातु हैं। तो इनके साथ क्रिया डिफरेंट टाइप होता है। जैसे कि ये देखिए, कोई भी एक धातु ले लीजिए, मध्यम क्रियाशील धातु प्लस डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक अम्ल। डाइल्यूट जब लेंगे मतलब तनु लेंगे, तो तनु लेने पर क्या बनता है डियर स्टूडेंट, धातु नाइट्रेट बनता है। क्या बनता है, धातु नाइट्रेट बनता है, जिसके ऊपर में बन रहा था नाइट्रेट, प्लस नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है। धातु नाइट्रेट तो बनेगा ऊपर, जैसे जिसकी धातु नाइट्रेट बना ना वैसे धातु नाइट्रेट बनेगा। जिसकी कॉपर लोगे तो कॉपर नाइट्रेट बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट, या जिंक नाइट्रेट बनाएगा, प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगा। इसी को जब हम लोग थोड़ा सा 50% कंसंट्रेट करते हैं धातु इसको, नाइट्रिक अम्ल को, तो ये क्या बनाता है पता है, इसके साथ साथ जल भी बनता है, जल और प्लस नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है। यहाँ भी सेम प्रोसीजर होता है, बट ये जो है नाइट्रस ऑक्साइड जो बन रहा था वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड में। जब इस धातु की क्रिया कंसंट्रेटेड HNO3 से कराते हैं तो ये जो है हमारा देता है क्या चीज, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसा। तो ये क्रियाएं होती है, जनरली नहीं पूछे जाते हैं, एग्जाम में नहीं आते, ठीक है। और अक्रियाशील धातु जैसे कि प्लेटिनियम हो गया, मतलब महंगा धातु, गोल्ड हो गया, ठीक है, ये हो गया, सिल्वर हो गया, ये धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया नहीं करती, ठीक है। करती है बट बहुत कम मात्रा में, बहुत ज्यादा क्रिया नहीं करती है, ठीक है, कम क्रिया करती है, ये है। चलिए तो अब देखते हैं कुछ, अब डियर स्टूडेंट अब ये देखते हैं क्या चीज, ये अक्रियाशील धातु नहीं घुलते, ठीक है, नहीं घुलते, लेकिन एक केस आता है जब ये घुल जाता है, जिसका उपयोग चोर उचक्के ऐसा बोलते हैं लोग करते हैं। कैसे करते हैं बता रहा हूं आपको। गांव में मैक्सिमम जाते हैं और बोलते हैं कि गहना धुलवा लो, गहना साफ करवा लो। आभूषण साफ करने वाले, आभूषण साफ करने वाले आभूषण को साफ नहीं करते, आपके आभूषण को ही साफ कर जाते हैं। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं बता रहा हूं मैं आपको। गांव में जाते हैं ना, जो सोना चांदी को धोते हैं, भाई रच गया है या गंदा दिख रहा है, उसमें कुछ जो है करोजन आ गया है, करोजन, रस्टिंग, ठीक है, बताया था कि नहीं बताया था मैं आपको अध्याय 3 में, ठीक है। नीला दिख रहा है, काला दिख रहा है, तो उसको धुलवाया जाता है। तो धुलवाने वक्त इसी नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करके उन लोग इस प्लेटिनियम और गोल्ड को, प्लेटिनियम, गोल्ड और सिल्वर, चांदी, सोना जैसे बहुमूल्य धातुओं को चुरा लेते हैं, ठीक है। अभी बताया मैं, अभी कोई क्रिया नहीं करते, लेकिन अभी बताऊंगा क्रिया करते हैं। कैसे क्रिया करते हैं वो बताता हूं मैं आपको। तो क्या होता है बताता है, चलिए देखिए इधर, एक्वा रेजिया, अम्लराज, ये नाम आप सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो मैं बता रहा हूं आपको। अम्लराज, एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया, अम्लराज। वैसे तो अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को बोला गया है, ठीक है, लेकिन ये क्या चीज है बता रहा हूं मैं आपको। एक भाग HCl, सॉरी, एक भाग नाइट्रिक अम्ल और एक भाग नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग HCl,
अब इसको 2 भाग लोगे तो 6 भाग लेना पड़ेगा, 3 भाग लोगे तो 9 भाग लेना पड़ेगा, मतलब इनका अनुपात 1:3 होना चाहिए। तो 1 भाग नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग HCl का जब क्रिया कराते हैं तो नवजात क्लोरीन मुक्त होता है। 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ये हो गया 2H2O, और एक बनता है नाइट्रोजिल क्लोराइड। क्या बनता है? नाइट्रोजिल क्लोराइड, ठीक है, नाइट्रोजिल क्लोराइड। एक और एक ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है टोटल, 2 तो यहाँ यूज हो गया, 1 ऑक्सीजन ये हो गया, 1 HCl। तो बचा कितना Cl बचा? 2 Cl बच गया, 2 ठोकरिया बच गया, क्लोरीन बच गया। 2 बचा कि 1 बचा यार? 2 बचा है ना। तो इस प्रकार हमें क्या मिलता है? नवजात क्लोरीन मिलता है इन दोनों का, और इन्हीं के 1:3 को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया बोलते हैं। HNO3 + 3H2O, इस मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया कहते हैं। क्या कर दिया यार HCl, इसको एक्वारेजिया बोलते हैं, अम्लराज। और आप याद रखिएगा ना, याद रखिए, यही जो है उन बहुमूल्य धातुओं को घोलने में उपयोग किया जाता है। अकेले ये नहीं घोल सकता, क्रिया नहीं करता, लेकिन इसके साथ जब हम मिला देते हैं तो वो जो है उसको क्या कर देता है? क्रिया कर देता है। कैसे क्रिया करता है ये देखिए आप, ये हो गया। इसमें मैं आवश्यकता अनुसार, अभी मैं बता रहा हूं आपको, आवश्यकता अनुसार मैं इस काम को कर रहा हूं, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्यों करेंगे वो आपको नीचे समझ में आएगा। मैं भी, आप सिर्फ देखते रहिए, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी इसको अच्छे से बनाना है तो आप थोड़ा देख लीजिए। 3 दूनी 6 H2O + 3 नाइट्रोजिल क्लोराइड + 3 दूनी 6 Cl। सॉरी यार, यहाँ पे सिंगल रहता है, एक ही रहेगा, ये एक्चुअल में 2 बनता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा आ जाएगा कितना? 3 आ जाएगा। समझ में आ गया? ये मैं इसलिए बनाया। अब देखिए, जैसे कि चांदी धुआ रहे हो आप, चांदी को साफ करा रहे हो, तो चांदी में क्या होता है? 1:3 भाग, मतलब ये वही चीज है, इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों संतुलित ही है। काटोगे तो कट जाएगा पूरा। तो इसमें जब क्या होता है, इसमें जो क्लोरीन, नवजात क्लोरीन मुक्त होता है, वो क्लोरीन आपके चांदी से क्रिया करता है। किस चीज से? चांदी से क्रिया करता है, चांदी से क्रिया करता है, और ये बना लेता है सिल्वर क्लोराइड बना लेता है, कुछ इस प्रकार। इसमें आप क्या कीजिए? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 2 से, तो ये मिल जाएगा 2Ag + 3 दूनी 6 Cl, ठीक है, और ये हो जाएगा 2Ag Cl2 Cl3। हो गया डियर स्टूडेंट, ये चीज हो गया। आप इतना सबको समझ में आ गया? तो इस प्रकार ये क्या बन जाता है? ये जो है घुल जाता है, घुल जाता है। मैं आपको समझाता हूं, पहले इसको ओवरऑल रिएक्शन लिख देते हैं। अब ये इसका ये नया रूप है, इसका ये नया रूप है, तो इन दोनों में आप तुलना कीजिए, इन दोनों में काटिए छाटिए और ओवरऑल लिखिए। 3 मोल जो है आपका नाइट्रिक अम्ल है, 9 HCl है, इधर भी है क्या? अगर होगा तो कट जाएगा ना, याद रखिएगा, नहीं है तो चलेगा। 2 आपका Ag है और 6 है और उधर 3 है, तो यह आ जाएगा 3 Cl आ जाएगा, ठीक है। और इधर हमारा बन जाएगा डियर स्टूडेंट, क्या चीज़ बन रहा है ये देखो, 2AgCl2 3 बन रहा है, प्लस यहाँ बन रहा है, देखिए क्या है, 3NO नाइट्रोजिल क्लोराइड, NCl2 रहता है यहाँ पे, याद रखिएगा 2 रहेगा ना वहाँ, 2 + 6H2O। ये तो होता क्या है एक्चुअल में, ये सुनो आप, होता क्या है एक्चुअल में ये सुनो। जो आते हैं साफ करने के लिए आपके गहनों को, उन लोग क्या करते हैं एक्चुअल में, ये तो मिला रहेगा नाइट्रिक अम्ल और HCl उनके किसमें? पात्र में, पानी में। जो आप साफ करने का, भाई किसी चीज से साफ करेंगे ना, वो एक्चुअल में इसी चीज से साफ करते हैं। और इस चीज से जब साफ करते हैं आपके चांदी को, सोने को, तो वो क्या करता है? क्लोरीन के साथ क्रिया करके कुछ मात्रा में, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ मात्रा में उसके पात्र में रुक जाते हैं। और कोई भी चीज को जब घीसोगे तो क्या दिखाई देगा? वो सुंदर दिखाई देगा क्या? भाई किसी चीज को घीसोगे, आप अपने शरीर को घीसते हो ताकि ऊपर की अशुद्धियां निकल जाए। अशुद्धियों के साथ साथ क्या निकलता है? सोना और चांदी के अशुद्धियों के साथ साथ सोना चांदी भी थोड़ा सा निकल जाते हैं, जिसके कारण उसमें चमक आ जाता है, आपको पता नहीं चलता। अरे आपका मान लो जाए आप 100 ग्राम को साफ करवा रहे हो या 10 ग्राम को साफ करा रहे हो, सपोज 10 ग्राम को ही साफ करा रहे हो, सपोज करते हैं कि उसको एक घर में साफ करने में 0.0 मान लो जाए, ठीक है, 0.2 ग्राम भी, 0.1 ग्राम भी अगर उसमें से
सोना को जैसे साफ करा रहे 10 ग्राम सोना को, सपोज कि उस बहुत दिन बाद उसमें थोड़ा सा खराब दिख रहा है, साफ करा रहे हो, 0.1 ग्राम भी सोना आपके यहां से ले लिया, वो सपोज करो ले लिया, ऐसे ही कर करके वो 10 घर जाएगा। कितना घर जाएगा? 10 घर जाएगा। तो 10 घर में 0.1 करके उसको कितना ग्राम मिल जाएगा? 1 ग्राम मिल जाएगा, 1 ग्राम मिल जाएगा। और अभी पता है आपको 10 ग्राम सोने का कीमत कितना है? 65,000 70,000 रुपये चलता है, 65,000 70,000 10 ग्राम सोने का। तो 1 ग्राम सोने का कितना मिल गया? 10,000 रुपये मिल गया उसको। साफ करने का अलग पैसा, इस चीज का अलग पैसा। समझ में आया कि नहीं आया? साफ कर रहे उसका अलग पैसा मिल रहा है वो तो लेगा, इस चीज का अलग पैसा मिल रहा है। 10 घर जाएगा तो 10 घर में आपके लिए 0.1 ग्राम कुछ नहीं है। इसका कितना हिस्सा है? 0.1 ग्राम 100वां भाग है। और 100 रुपये में 1 रुपया जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, ये पता नहीं चलता, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा चीज है ये। 10 घर जाएगा तो 1 ग्राम बन जाएगा। बातों को समझिए, ये चीज है, ठीक है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है। ये आपका सोना होगा, चांदी होगा, जो भी होगा, सोना में भी यही होगा, प्लेटिनियम में भी यही होता है, ठीक है। और ये रिएक्शन कर जाता है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट, ये हो गया आपका एक्वा रेजिया। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए देखते हैं अब लास्ट इसका जो है क्या चीज, विस्फोटक पदार्थ देख लेते हैं, ठीक है। डायनामाइट क्या है? कार्बनिक अभिकर्मकों से क्रिया कैसे बनाता है डायनामाइट, ये देखिए। नहीं बताएंगे, नहीं तो पता चलता है फिर कल से धमाका होना चालू। ये देखो भैया, कुछ नहीं है, बेंजीन से नाइट्रिक अम्ल आपका क्रिया करके, बेंजीन से नाइट्रिक अम्ल क्रिया करके, इसको पूरा पढ़ेंगे हम लोग, TNB बनाता है। TNB क्या चीज? ट्राई नाइट्रो बेंजीन बनाता है। पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10, 11, 12 किसी में, ये सब चीज है बेंजीन से, ठीक है। बेंजीन से टालुइन से नाइट्रिक अम्ल जो है क्रिया करके बनाता है, पूरा पढ़ेंगे इसको सूत्र सहित। TNT ट्राई नाइट्रो टालुइन। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट, टालुइन हो गया आपका फिनॉल। तो फिनॉल से क्रिया करके ये जो आपका नाइट्रिक अम्ल है वो बनाता है आपका TNP ट्राई नाइट्रो फिनॉल। और आता है ग्लिसरीन। क्या चीज आता है? ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन से क्रिया करता है, ये मेन ग्लिसरीन से क्रिया करता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं डायनामाइट। TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल, ये जो बनता है ग्लिसरीन, वही है हमारा क्या चीज? डायनामाइट। और डायनामाइट का खोज पता किसने लगाया था? बता दो मुझे। नोबेल पुरस्कार, ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्बनिक अभिकर्मकों से क्रिया। इसका छोटा सा मात्र 2 मिनट लूंगा और कुछ नहीं। क्या चीज? ऑक्साइड देख लेते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रिक अम्ल के ऑक्साइड। ऑक्साइड देख लेते हैं, क्या क्या ऑक्साइड होता है इसका, ये देखिए, छोटा सा है बस, कुछ नहीं। नाइट्रस आप लोग लिख लेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड आप लोग लिख लेंगे ना, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है ये। डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, ठीक है। ये इसके ऑक्साइड नहीं आते, लेकिन फास्फोरस के आते हैं, बताएंगे उसको भी, ठीक है। उसके अम्ल जो आते हैं, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरस अम्ल, हाइपोफास्फोरिक अम्ल, ठीक है, बहुत सारा अम्ल है, उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब देख लेते हैं लास्ट जाते जाते इसका उपयोग, यूसेस क्या क्या है, बता दीजिए आप लोग, मुझे बता दो क्या क्या है, ठीक है। फर्स्ट, डायनामाइट, विस्फोटक बनाने में। सेकंड बता दीजिए, आक्सीकारक के रूप में, कितना सारा क्रिया कराया है ना, आक्सीकारक के रूप में। थर्ड बता दीजिए, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग पूछ रहा हूं मैं, थर्ड बता दीजिए। अभिकर्मक के रूप में, रासायनिक अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, ये तो कॉमन है। और बता दो भैया, अभिकर्मक के रूप में
तो 2 ठो आप लोग लिख के कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।